उसे संभाल लेना। नमस्कार। क्या दोस्तों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इस कार्यक्रम की परंपरा रही है कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों का जो ज्ञान है वो जन सामान्य तक पहुंचे, इसी उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं रेडियो ग्रामोदय का कि जो इस प्रकार का जो कार्यक्रम है उसको आयोजित करने के लिए एक स्थान दे रहा है। तो आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं वो हैं डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी। आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर हिमांशु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि कोई तकनीकी दिक्कत हुई है और सर से कनेक्शन जो है वो कट गया है। तो प्यारे श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं जो संस्कृत है वह एक प्राचीन भाषा है और न केवल प्राचीन अपितु वैज्ञानिक भाषा है। इस भाषा के बोलने से मन और मस्तिष्क दोनों निर्मल होते हैं और जो स्वर यंत्र है वो विकसित होता है। मैं आदरणीय हरिओम शर्मा जी आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आप सभी का। बड़े थोड़े समय में जो आप जुड़े, तो मैं चाहूंगा कि आप संस्कृत विषय को लेकर के कि संस्कृत क्यों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, इस विषय पर डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी के बाद अपना वक्तव्य रखें। डॉक्टर हिमांशु जी, जो आदरणीय साथी स्क्रीन पे हैं दूसरे हरिओम शर्मा जी, ये संस्कृत के प्राध्यापक हैं हरियाणा प्रदेश में, और आदरणीय हरिओम शर्मा जी, हिमांशु गौड़ जी संस्कृत के विद्वान हैं, मूलतः गाजियाबाद से हैं और इन्होंने 10 पुस्तकों की रचना की है और एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे आधुनिक कवि हैं जो सद्य रचना कर देते हैं। यदि आप कोई विषय बताएंगे तो ये तुरंत श्लोक बना देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है साहित्य दर्पण में भी शायद आया है विश्वनाथ जी के कि नर्त्वम दुर्लभम लोके तत्तर अपि कवित्वम, कि मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है संसार में और वहां पर कवित्व होना तो बड़ी दुर्बलता की बात है। तो मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी, आप शायद बार बार आपका कनेक्शन जो है कट आउट हो रहा है। आदरणीय हरिओम शर्मा जी, आप संस्कृत की उपयोगिता को लेकर के अपना वक्तव्य जारी करें। आदरणीय हरिओम शर्मा जी। कल जो डॉक्टर श्रीओम जी का जो वक्तव्य हमने सुना जी, काफी अच्छा, उन्होंने संस्कृतम के महत्व पर बड़ा अच्छा उनका वक्तव्य था और आप भी एक नई ऊर्जा के साथ ऐसे पात्रों को लेकर के आते हैं जो संस्कृत और संस्कृति के हितैषी हैं। उन्होंने अच्छी प्रकार से विभिन्न राज्यों के माध्यम से जो वहां की क्षेत्रीय भाषा है उनमें जो शब्दों का मेल है वो सारा क्या है उन्होंने अच्छी तरह से क्या है बताया कि संस्कृत जो भाषा है उनके जो मोस्टली जो शब्द हैं संस्कृत भाषा के आज भी क्या है प्रत्येक राज्य के अंदर जो प्रत्येक राज्य की बोली है उसमें प्रयोग किए जाते हैं। सिर्फ क्या है कि उनका रूपांतरण कर दिया गया है। जैसे आपने बताया था कि हमारे यहाँ पर बोले जाते हैं जैसे कि गमी है कि जिस क्षेत्र में जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणवी में भी है, पंजाबी के अंदर है, मराठी के अंदर है और जैसे मलयालम है, मलयालम और आप इसको केरला के अंदर जब वो बोलते हैं तो उनमें जो वर्ब है उनकी जो धातु है
जब वो बोलेंगे तो आभास ऐसा होता है कि जैसे वो संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस जी प्रकार से आप देखिए, जिस भी आप क्षेत्र में जाएंगे वहां जी पर आपको संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो हूबहू मिलेंगे, या उनमें कुछ रूपांतर होगा, कुछ परिवर्तित होके हमारे सामने आएंगे। अब जैसे हरियाणा में देखिए साधु शब्द है, जी हरियाणा में साधु शब्द है। साधु दो शब्द आते हैं, ऊढ़ अनूढ़। ऊढ़ का अर्थ होता है विवाहित, और अनूढ़ का अर्थ क्या होता है, रंडवा। भाई जी पूरा कुआरा मान लीजिए कि अब साधु शब्द कहां से आ, सह जो शब्द है सात के अर्थ में अव्यमस्ति, सह, सह का अर्थ क्या, सात, और ऊढ़, सहोढ़ अर्थात जो साथ में मतलब विवाहित है, अर्थात एक ही घर में जिसका मतलब विवाह हुआ है। तो दूसरा जो व्यक्ति है एक छोटी बड़ी बहन के साथ अगर वो विवाह, उसका वो कहते हैं कि साधु, सह ऊढ़, अर्थात इसकी बहन के साथ या दोनों का एक प्रकार से वो हो जाता। तो सह ऊढ़ साधु, इस प्रकार से थोड़ा रूपांतरण होकर के वो भी क्या है, संस्कृत का शब्द है साधु जो शब्द है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे अंबाला में बोलते हैं इंगा उंगा, इंग तऊ धातु है, इंग गया। तो इस प्रकार से क्या है कि हम आज भी क्या है, जैसे गांव में बोल देते हैं कि पाठशाला, ये पाठशाल, पाठशाल होती है जो जो पैड़ी होती है, पैड़ियों के नीचे का जो भाग होता है पूर्व की तरफ, पुरुषालायाम भव, पौरुषाला। तो उसको लोग क्या कहने लगे, पाठशाल कहने लगे। जो पूर्व की तरफ का जो स्थान है जो बना हुआ है उसको गांव में पाठशाल कहते हैं, लेकिन पौरुषाला है। जी जी ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द हैं आज भी हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम विद्या जो कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को अवगत करा सकते हैं कि आप आज भी क्या है संस्कृत बोलते हैं। दूसरी बात क्या है सर, कि धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो व्याकरण है उस व्याकरण से ही क्या है संस्कृत भाषा अपनी मजबूत बनी हुई है। बाकी जी जो लैंग्वेज हैं उनकी जो व्याकरण है उनका इतना वो परिनिष्ठित नहीं है, इतनी शुद्ध जी नहीं है। जिस आदरणीय प्रकार हरिओम से, शर्मा जी, जी मैंने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जो संस्कृत पढ़ता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो छात्र हो, या वो किसी भी व्यवसाय में हो, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करता है। यदि हम जी समाचार पत्रों की बात करें तो बहुत सारे समाचार पत्रों की लाइनें लगी हुई हैं। दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, पंजाब केसरी है। तो इन सब में जो नवभारत टाइम्स अखबार है, जो उसके संपादक हैं वो संस्कृत पढ़े हुए व्यक्ति हैं। इसलिए आपको नवभारत टाइम्स की जो हिंदी मिलेगी वो इन सभी समाचार पत्रों से हटकर होगी, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी होगी। वहां पर आपको संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता मिलेगी। यदि हम ऐसे ही बात करें उद्योग जगत की, उद्योग जगत में जो बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को लेकर के इतना बड़ा उद्योग स्थापित कर दिया। उन्होंने कोई पीएचडी नहीं की हुई है, उन्होंने आयुर्वेद को पढ़ा है संस्कृत में और उसका उपयोग किया। यदि हम आज का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज का जो दौर है राजनीति का, राजनीति में एक बहुत बड़ी राज क्या कहेंगे, राज को वहन करने वाली, नीति को जानने वाली, अब वर्तमान में नहीं है, स्वर्ग में उनका स्थान है, आदरणीय सुषमा स्वराज जी। जी एक इस प्रकार की राजनेता वो रही हैं, राजनेत्री वो रही हैं कि जब वो बोलती थी, मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका एक जो है भारत का नेतृत्व जब वो कर रही थी, उनका स्पीच सुना पाकिस्तान के खिलाफ। वो बोल रही थी कि हमने आईआईटीएन पैदा किए, हमने डॉक्टर्स दिए, हमने लोगों की जानें बचाई, तुमने दहशतगर्द दिए, आतंक टेररिस्ट दिए,
तो इस प्रकार की वो जो है हिंदी बोलती थी संस्कृत निष्ठ, कि हर कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए। तो इसमें कोई दोराई नहीं है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो इसको पढ़ता है न केवल उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता है, अपितु उसका समाज पर एक अलग प्रभाव जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों का जो प्रभाव व्यक्ति पर रहता है वो जीवन पर्यंत मार्गदर्शन करता है। आदरणीय हरिओम शर्मा जी, मैं आपके पास अभी चंद ही पलों में आ रहा हूँ। डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में। मैंने आदरणीय हरिओम जी को आपके विषय में बताया, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताया कि आप 10 पुस्तकों के लेखक हैं, 10 पुस्तक आपने लिखी हैं। सद्य कवि आपको कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप तुरंत जो है वो कवि की कविता कर लेते हैं, आप तुरंत कविता घड़ लेते हैं, श्लोक रच लेते हैं और सभी छंदों में जो है आपने पुस्तकों को रचा है। यदि मैं 2-4 पुस्तकों के नाम दोहराऊं तो श्री जो है वो आपकी पुस्तकों के अंत में लगता है, चाहे वो भाव श्री की बात हो, चाहे वो वंदे श्री की बात हो या काव्य श्री की बात हो। बहुत सारे शतकम भी आपने लिखे हैं, चाहे वो भगवान सूर्य को लेकर के सूर्य शतकम हो, चाहे भगवान जो है गजानन को लेकर के, गणेश को लेकर के गणेश शतकम हो, चाहे फिर वो कल्पनाकार शतकम हो, चाहे आपने जो है आपकी जो भूमि रही है, जो आपकी क्रम भूमि रही है, अध्ययन भूमि रही है, नरवर को लेकर के कोई नरवर भूमि पुस्तक हो, बहुत सारी पुस्तकों की रचना आपने की। तो ये बहुत बड़ी बात देखी जाती है कि साहित्य में, चाहे वो साहित्य दर्पण की बात हो, चाहे वो काव्य प्रकाश की बात हो या तमाम मेघदूत, रघुवंश, इन महाकाव्यों की बात हो, कि प्राचीन जो रचनाएं हैं उन पर ही खोजबीन चलती है। आपने एक नया काम करके एक नई मौलिकता जो संस्कृत जगत को दी है, इसके लिए जो संस्कृत जगत है आपका आभारी रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप ने अब तक संस्कृत पे क्या नया कार्य किया, ये आप स्वयं अपने मुख से श्रोताओं को बताएं। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी। पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय राजेश नैन सर का, कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और एक इतना बड़ा मंच प्रदान किया। सर, मैंने शास्त्रीय आचार्य बीएड पीएचडी संस्कृत भाषा में की और नरवर विद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में आता है, यहीं से स्वामी करपात्री स्वामी जी ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। और इसी भूमि से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने इसकी कृतज्ञता ज्ञापन के लिए 150 श्लोकों का नरवर भूमि काव्य लिखा, जो कि पूरा शार्दूल विक्रीडित छंद में है। और मैंने सिर्फ ये 7 दिन के अंदर लिखा था, कोरोना काल में, जब लोग कोरोना महामारी से लड़ रहे थे। तो ये सर वहां की शास्त्रीयता को बताता है। वहां पे जिस जिस शास्त्रों के पाठ पढ़ाए जाते हैं और उसके द्वारा जो पूरे भारत में उसका प्रकाश होता है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह वहां के विद्वानों ने सौहार्द भाव का प्रसार किया और शास्त्रीयता का प्रसार किया। इसीलिए मैंने वो नरवर भूमि काव्य लिखा है। नेट पर भी ये सभी काव्य उपलब्ध हैं। इसी तरह भगवान गणेश को लेकर के मैंने श्री गणेश शतकम लिखा है। वो मेरी भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा है, जो 100 श्लोकों में मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। वो भी कई छंदों में है, लगभग 6-7 छंद मैंने उसमें डाले हैं। और एक बात क्या है कि संस्कृत के लोग शास्त्रीय जो बातें हैं उनको ही अपने ढंग में पिरो के कहते हैं, लेकिन मैंने एक नई चीज करने की ये कोशिश की है, ये प्रयास किया है कि मैं अपनी भी कल्पना से उसमें कुछ नया डाल सकूं। जैसे मैंने भगवान गणेश के शतक में कुछ श्लोक ऐसे भी लिखे हैं, रागनीशम कामनीशम केशयम। तो केशयम शब्द का अर्थ जो है, यद्यपि केशय कौन है, भगवान विष्णु है जो जल के अंदर सोते हैं, लेकिन जब मनुष्य की भावों की प्रखरता हो जाती है तो वो सर्वात्मकत्व तो अपने ही इष्ट देव में देखने लगता है। तो विष्णु रूपो गणेशो मया कल्पिता, भगवान विष्णु के रूप में ही मैंने गणेश को देखा। इंद्र रूपो गणेशो मया कल्पिता, इस तरह के श्लोक मैंने उसमें डाले हैं। और एक ये भी है कि यदा ब्रह्म भांडे सुशुंडम परिभ्रामयेद वक्रतुंडः तदा तारकाश नक्षत्र रूपा शिपंति प्रहारेण दूरम। जब भगवान गणेश क्रोधित होकर के तांडव नृत्य करते हैं तो ये सारे नक्षत्र, सारे तारे, सारे ग्रह
उनके शूंड के प्रहार से दूर दूर जा गिरते हैं। तो ये सब भावों का ही आवेग है जो कवि की लेखनी से छलकता है। जी। तो ऐसा गणेश शतक पढ़ने के बाद भला कौन से देवता हैं जो प्रसन्न ना होंगे, क्योंकि सभी देवों में एक ही ब्रह्मत्व का आभास है। जी जी, इसी तरह मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं 100 शतक लिखूंगा, और ये निश्चित है आजीवन जब तक जीऊंगा 100 शतक लिख करके ही ऊपर जाऊंगा। भगवान गणेश के लिए प्रारंभ में लिखा, अपने पूज्य गुरुदेव के लिए जो अत्यंत वैराग्यशील हैं उनके लिए बाबा गुरु शतक मैंने लिखा, जो गुरु के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, और गुरु जी के जीवन को उसमें 100 श्लोकों में मैंने बांधने का प्रयास किया है। अभिनंदन रूपक मेव जनैरव बोध्यमिदम शतकम रचितम, सिर्फ अभिनंदन का ही रूपक आप इसे जाने, ऐसा उसमें लिखा है। तो ये सब काव्य सर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो पढ़ने वाले पढ़ने आनंद ले सकते हैं, इसलिए मैंने सब फ्री में ही ये सुविधा उपलब्ध करा रखी है। और कल्पना का क्या है सर, उसकी भी एक कहानी है, छोटी सी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाता हूँ। जी जी डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी, ये मंच आप जैसे व्यक्तियों को प्रकाशित करने के लिए है। आप जैसे विद्वानों के जो विचार है वो हमारे श्रोताओं तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए है। आप अपनी बात को अवश्य रखें। आदरणीय डॉक्टर ओमपाल शर्मा जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नमस्कार राजेश जी, और हिमांशु जी को भी मेरा सत सत नमन। हरिओम जी भी साथ में जुड़े हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और आदरणीय डॉक्टर ओमपाल जी, मैं एक बार आपके बुलाने का कार्यक्रम बताता हूं, आपको क्यों अचानक याद किया। जो स्क्रीन पे डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी दिखाई दे रहे हैं, वो एक सद्य कवि हैं। अचानक किसी भी विषय को देख करके किसी भी छंद में जो है वो रचना कर देते हैं। अब रचनाकार डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी हैं, और डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी डॉक्टर ओमपाल शर्मा जी ये सद्य गायक हैं। आप कोई भी श्लोक बोलेंगे, उस श्लोक की जो छंद है, छंद का आपको लक्षण बताने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि छंद अपने आप पकड़ जाएंगे और तुरंत गा करके दिखा देंगे आपको उसी छंद में उस श्लोक को। ये कृपा परमात्मा की इन पर है। तो इन दो शक्तियों को जो जोड़ने का जो कार्य है वो नेट ने किया है। मैं नेट का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी। अंतर्जालम। जी जी जी, मैं कोई श्लोक बताऊं जो सर गा के बता दें मुझे उस ऐसा। राजेश जी ने आवश्यकता से ज्यादा प्रशंसा यहाँ परोस दी, वो मैं उनका आभारी हूँ। इतना नहीं है जितना बखान कर दिया। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ और प्रयास करता रहता हूँ। ये प्रयास कभी सफल होता है, कभी निष्फल हो जाता है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य यही रह जाता है कि संस्कृत के प्रति हमेशा कुछ न कुछ करता रहूं, समर्पित रहूं। जी, मैं आपको सुनना चाहूँ। हिमांशु जी, मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करने से पहले आदरणीय डॉक्टर ओमपाल शर्मा जी का एक श्लोक अवश्य सुने। और मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर ओमपाल शर्मा जी से कि आपका प्रियतम श्लोक, जो आपको सर्वाधिक प्रियतम है, अर्थ की दृष्टि से भी और लय की दृष्टि से भी, वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर ओमपाल शर्मा जी। जी जी। भगवान कृष्ण, आजकल गीता जयंती अभी भी समापन समारोह हुआ और कुरुक्षेत्र में वास करता हूँ। कुरुक्षेत्र का निवासी हूँ। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण भगवान वाणी पे न आए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो 11वें अध्याय से श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो मैं आप में हिमांशु जी भगवान कृष्ण के समरूप छवि देखते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको नमस्कार है। सादर धन्यवाद आपकी कृतज्ञता के लिए सर।
डॉक्टर हिमांशु जी अपना वक्तव्य जारी रखें। जी सर, मैंने काव्यश्री जो ग्रंथ है इसके 4 खंड किए थे, जिसमें कि कुछ छंदोबद्ध कविताएं थीं और कुछ मुक्तक थे, कुछ लघु काव्य थे, कुछ बृहद काव्य थे, उस तरह से। तो एक मेरे बहुत प्यारी कविता याद आ रही है, उसका मैं 2 लाइनें सुना देता हूं। जी बिल्कुल। देवी अर्चना विहीना अपराधिनो वयम। एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो देवी की पूजा नहीं कर पाता तो स्वयं को अपराधी महसूस करता है, तो कह रहा है इस बात को। बहुत सुंदरम। देवी अर्चना विहीना अपराधिनो वयम, देवी अर्चना विहीना अपराधिनो वयम। तो ये कविता सर नेट पे भी उपलब्ध है और इसके आगामी छंद आप वहां भी सुन सकते हैं। और ये है कि ये एक असल में एक गाना था, उसकी तर्ज पे मैंने लिखी थी, दिल अपना किसको दे कोई दिलदार तो मिले। जी, आपने ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी कोई अपनी कविता लिखी है क्या? समसामयिक मुद्दे, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, भ्रष्टाचार से संबंधित हो, हमारे समाज के किसी अन्य पक्ष से संबंधित हो, यदि कोई कविता लिखी है तो मैं चाहूंगा यदि आप उसका गायन हमारे दर्शकों के सामने यदि करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। डॉक्टर जी सर, जितने भी अब तक सीएबी हुआ चाहे वो हुआ, मैंने उन पे सब पे कविताएं लिखी, किसान आंदोलन पे भी कविता लिखी, लेकिन अभी वो मेरे याद नहीं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो सभी को प्रतिदिन प्रिय होता है, वो कविता मेरी जो प्रायः प्रसिद्ध भी है लोगों के बीच, मैं उसका ही एक पद्य आपको सुनाना चाहता हूँ, चाय के विषय में है। जी जी। मित्रम मदीयम हि नवीन नामा द्विजई सदायो गदितास्ति वारी, नब्बु जनाहयंच वदन्ति भूयः स बोधयेन माम चल चाय पाने, प्रभात काले चतुरांत काले मध्याह्न काले पिचयः कदाचित, निद्राम मदीयाम अपसार्य वक्ति चल चाय पाने, चल चाय पाने। बहुत शोभनम, बहुत शोभनम। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। पिबन्ति ये नैव कदापि चायम शास्त्रम नवत्वेन न चिन्तयन्ति, जीवन्ति तेति ही कथन न जाने, चल चाय पाने, चल चाय पाने। चल चाय। तो इस तरह से ये सब चालू कुछ लोगों की अभी है और आगे भी। हिमांशु महोदय, भवतां काव्यं श्रुत्वा इदं प्रतीयते यत् इदानीं तु अस्माकं पुरतः अपि चायं समागतं। काव्यरसे रसं कविः करोति काव्यानि रसं जानन्ति पंडिताः। तो एवमेव अहम् इदानीं अनुभवामि यत् चायम् अस्माकं समक्षं भवतां काव्यं श्रुत्वा अस्माकं पुरतः चायम् अस्ति। धन्यवाद। एवं डॉक्टर हिमांशु महाभागः, एकः प्रश्नः मम मनसि आगतः, तत्र संस्कृत विषय का विशेषता तत्र भवता दृष्टा, यत् अन्येषु विषयेषु या विशेषता नास्ति, अस्माकं श्रोतॄणां कृते, अस्माकं दर्शकाणां च कृते तस्याः विशेषतायाः कथा अत्र कथनीया। देववाण्यां वदामि अथवा हिन्द्यां भवता हिंदी भाषाम् अंगीकृत्य, यतोहि प्रायशः दर्शकाः ग्रामेषु स्थिताः सन्ति। आम जी, हिंदी में ही। असल में सर संस्कृत में मैंने वो चीज नोट की जो सर ने भी अभी बताया, आपने भी बताया सर, सुष्मिता स्वराज जी ने जैसा भाषण दिया था एक बार, और मैंने स्वयं भी ये अनुभव किया कि बेशक लोग उसका अर्थ ना समझ पाए उस श्लोक का, लेकिन वो शब्दों के उतार चढ़ाव से, वाणी की मधुरता से, उससे ही आह्लादित ऐसे हो जाते हैं जैसे उसमें रस के सागर में गोता लगा रहे हों। तो ये एक ऐसी मधुरता है जो एक ना जानते हुए, अभी मेरे आसपास भी ऐसी संस्कृत ना जानने वाले लोग हैं जो इंजीनियर क्षेत्र के हैं, लेकिन जब वो इस व्याख्यान को सुनने बैठे तो उनके चेहरे पे भी एक हास्य की रेखा उत्पन्न हो गई। तो सर ये एक ऐसी मधुरता है। और जी भाषण दृष्टि से ओम पाल शर्मा जी, जी राजेश, मैं हिमांशु गौड़ जी के पास 2 मिनट में आऊंगा। आदरणीय भाई हरिओम शर्मा जी भी हमारे साथ हैं,
और आदरणीय हरिओम शर्मा जी से आप ज्यादा परिचित रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ये आप भी इनके आसपास के काल के हैं, जैसे कवियों की तरह। तो हरियाणवी भाषा में शब्द है हरियाणवी भाषा में शब्द है लंगोटिया यार इति। तो हरिओम जी तो मेरे साथ खेले हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए हैं हम साथ साथ इनको। तो मैं आदरणीय ओमपाल जी, हरिओम जी हरियाणवी निरुक्तकार हैं। क्या बात और है। मैं चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय हरिओम जी ने भले ही पहले जिक्र किया हो, लेकिन आज के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हरियाणवी निरुक्तकार की संज्ञा जो मैंने व्यक्तिगत रूप से इनको दी है, और उसमें कोई दोराई नहीं, मतलब बड़ा विचित्र इनकी वहां पर सिद्ध हस्त है ये। तो आदरणीय हरिओम जी, मैं चाहूंगा कि वो 10-15 शब्द जिनका आपने व्याकरण की दृष्टि से भी निर्वचन और निरुक्त की दृष्टि से भी निर्वचन किया है, आज आदरणीय जो है ओमपाल शर्मा जी के सामने भी और हमारे श्रोताओं को दोबारा बताने की का प्रयास करें। आदरणीय हरिओम शर्मा जी। डॉक्टर हिमांशु जी, हमारे जो अक्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में आज भी हरियाणवी भाषा के अंदर संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हमारी जो भाषा है वो प्राचीनतम भाषा है। पहले लोग यहाँ पर संस्कृत बोलते ही थे, लेकिन क्या है कि कुछ बाह्य आपदाओं के कारण या बाह्य शक्तियों के कारण वो हमारी जो भाषा है वो लुप्त प्राय हो गई है। लेकिन आज भी समाज के अंदर आज समाज जो है शब्दों को बोलता है। जैसे कोई किसान है, किसान भी आजकल जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो बोलता है। जैसे बैल है, जब बैल को जुए के नीचे जोड़ते हैं दोनों तरफ, तो जू जू शब्द का प्रयोग करते हैं, जू जू शब्द। तो जो बैल हैं वो जुए के नीचे आ जाते हैं, लेकिन वहां पर जो धातु है युज्य धातु है जुड़ने के अर्थ में, युज्यते। तो जू जू कहने से ही जब बैल जो कृषक है, कृषक की भाषा को समझ जाते हैं। इसका मतलब जो जानवर है वो भी उसकी भाषा को समझते। जैसे वहां पर एक धातु आती है, बैल बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं। वहां पर जब बैल कहता है, किसान कहता है टक टक, तो हमारे यहाँ पर व्याकरण के अंदर क्या है, तक धातु है, तख्ती तख्ता, बिल्कुल सीधा चलने के अर्थ में, बिल्कुल सीधा चलने के अर्थ में है। और वहां से कुछ अपभ्रंश करके वहां पर टक टक बोल दिया। जब हम बैलों को टक टक कहते हैं तो बैल बिल्कुल सीधे चलते हैं। और फिर आगे चलकर के किसान ये कहता है कि आ आ आ आ का मतलब होता है दाईं और मुड़ना। जब बैलों को रस्सी जब खींचता है तो वहां पर आगच्छ आगच्छ का प्रयोग किया गया है। दाईं तरफ बैल मुड़ते हैं, आगच्छ आगच्छ आओ आओ। फिर बाहर की तरफ जब मोड़ते हैं बैलों को तो वहां पर बर्बर का प्रयोग करता है। बर्बर शब्द तो कहीं पर देखा नहीं हमने, लेकिन वो संस्कृत का शब्द है बही बहिर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो बाईं तरफ क्या है, बैल मुड़ जाते हैं। जी जी। अब गांव के अंदर जब कोई जन्म लेता है तो वहां पर एक शब्द आता है सूतक, अर्थात उस समय लड़का या लड़की जन्म लेता तो सुत सुता सूतक। अर्थात आज भी माताएं जो बहनें हैं वो सभी जानती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कोई मृत्यु होती है तो उस समय पातक शब्द का प्रयोग करते हैं, पत धातु गिरने के अर्थ में कि परिवार में किसी का पतन हुआ है। तो इस प्रकार से जैसे साधु शब्द है, साधु शब्द क्या है, सह जो अव्यम अव्यय अस्ति। तो ऊढ़ा अनूढ़ा दो शब्द आए हैं। ऊढ़ का अर्थ क्या है, विवाहित। अनूढ़ का अर्थ क्या है, जो जिसका विवाह नहीं हुआ है। तो सह प्लस ऊढ़ सहोढ़, अर्थात जिसका साथ में विवाह हुआ है। तो गांव के अंदर आज भी चाहे अनपढ़ व्यक्ति है चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हरियाणा के अंदर बोलते हैं कि ये तो मेरा साधु है, साधु इति सहोढ़। हाँ, तो वहां से क्या है कि इसका रूपांतरण करके क्या है, साधु
अब जैसे गांव में अनपढ़ स्त्रियां कहती हैं कि देवर, वे देवर है, द्वे वरः द्वितीयो वरः, अर्थात दूसरा वर। जब मतलब कोई हादसा हो जाता है तो कोई किसी स्त्री को उसके साथ में क्या है लगा दिया जाता, तो वहां पर भी सटीक है। जैसे हमारे यासकाचार्य बहुत ही वो थे, बड़े ही उन्होंने शोध करके इस प्रकार के शब्दों का विस्तृत वर्णन किया है निरुक्त के अंदर। तो द्वितीय जी। वरः देवरः। आदरणीय हरिओम शर्मा जी, जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी जी न ऐसा स्थानोर अपराध यत एनम अंधा न पश्यति। जी जी तो इसका मतलब हरियाणा के जो सारे शब्द हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृत से निकले हैं। वो हमारा संस्कृत से अपराध है कि हमने पाणिनीय व्याकरण को भी ठीक से नहीं पढ़ा, और अन्य जी। जो व्याकरण हैं वो तो रह ही गई। आदरणीय हरिओम जी, आप अपने वक्तव्य को जारी रखें। ओमपाल जी बोलते हैं करनाल की तरफ जाकत छोटे बच्चों को जात कहा, हाँ तो वहां जी पर जी अध्ययन होगा शब्दों का। तो जैसे मेरी माता जी कहती है कई बारी कि कोई आदमी होता है कि ये तो क्या है, मऊ है। अब व्याकरण के अंदर मैंने देखा ओमपाल जी, मऊ जब कहा तो वहां पर एक मयूह शब्द आता है। मयूह जो शब्द आता है वो किन्नर के लिए आता है, मयूह। जी आप जी देखेंगे, हम कृदंतों में देखते हैं मयूह जी जो जी शब्द जी आता है वो किन्नर के लिए आता है। लेकिन मेरी माता जी बिल्कुल अनपढ़ है, फिर वो इस शब्द का प्रयोग करती है कि ये तो मयूह मतलब मऊ। मऊ का अर्थ क्या कि मयूह अर्थात किन्नर जैसा है, नपुंसक अस्ति। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, जैसे गांव में महिलाएं जाती, कच्चा रास्ता होता है, वहां पर भी बड़े रास्ते को हम गमा कहते हैं, छोटे रास्ते को गमी कहते हैं। तो गम धातु किसके अर्थ में है? जाने के अर्थ में है। जाने और आप भी कहते हैं इंगा उंगा, इंगतौ धातु है, इंग अध्ययने भी है। जी 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 तो इस प्रकार आज भी हरियाणवी भाषा के अंदर संस्कृत भाषा के शब्दों का समावेश है, लेकिन उनको विद्यालय के अंदर आम लोगों के समझ में क्या है, उनको बताना पड़ेगा कि ये जो संस्कृत के शब्द हैं आज भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आता हिसार के अंदर बोलते हैं सागे सागे। सागे सागे का मतलब क्या होता है? साथ साथ। अब सागे सागे क्या कि साकम 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 भी अस्ति, तो वहां पर कै को गए गए कर दिया। तो मुख सुख के लिए भी हम कई बार क्या होता है कि शब्दों को बिगाड़ देते हैं। तो वहां पर हमारे जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ, जो गांव है जशतो संधि हो जाती है। जी सागा सागा तो जशतो वहां पे संधि। क्या है कि सागे सागे का क्या है कि साकम साकम साथ साथ। तो बहुत जी से शब्दों का प्रचलन आज भी है हमारी हरियाणवी भाषा के अंदर। तो आज हमारे सामने हिमांशु जी आए हैं, बहुत ही, जैसे राजेश जी ने बताया कि आंसू कवि हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो राजेश जी आप वक्तव्य जारी रखिए। जी डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी, क्योंकि जो हम कार्यक्रम को में जुड़ने में विलंब हो गया था और कार्यक्रम अवसान की ओर है, 5 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने वक्तव्य को दें ताकि हम डॉक्टर श्री ओमपाल शर्मा जी के जो दिव्य श्लोक हैं उनको भी सुन सकें। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी। जी सर। डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। संस्कृत जी की यदि जी बात करें और खासकर विश्वविद्यालय स्तर पर, ठीक है, शास्त्रीय विषय पर प्रवीणता आ जाती है, व्याकरण सीख जाते हैं, अनुवाद सीख जाते हैं। यदि हम विश्वविद्यालय स्तर की बात करें, एमए कक्षाओं की बात करें, एमफिल कक्षाओं की बात करें, या विद्या वारिधि की बात करें, पीएचडी की बात करें, तो प्राय देखा जाता है कि शोध के विषय के रूप में रघुवंश महाकाव्य में इसका अनुशीलन, कुमार संभव में इसका अनुशीलन, क्या इन्हीं विषयों को शोध का विषय बनाया जाना चाहिए, या जो हमारा जो दिव्य ज्ञान पांडुलिपियों के रूप में गठड़ियों में बंधा हुआ है, क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका उद्घाटन करके और मार्गदर्शक और शिष्य दोनों को साथ में लग करके उनमें छिपे हुए ज्ञान को निकालना चाहिए? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर का संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है
वो किस प्रकार का हो, ताकि संस्कृत की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, वो बनी रहे? सर मेरा मानना यह है कि विश्वविद्यालय में हम लोग यद्यपि हमारे जो प्राचीन पद्धति के शास्त्र हैं उन्हें तो पढ़ते आ ही रहे हैं, जैसे व्याकरण है, साहित्य है, ज्योतिष है, और जो भी चल रहा है। मेरा विचार यह है सर कि जब हमारा कोई आउटपुट नहीं निकल के आता तो सरकार भी हमें मदद करने में थोड़ा हिचकिचाती है। यद्यपि सरकार की तरफ से बहुत से विश्वविद्यालयों को बहुत अच्छा अनुदान दिया जाता है, लेकिन अभी मैं पांडुलिपि का कार्य कर रहा हूं, और पांडुलिपियों की जब मैं कैटलॉगिंग करता हूं तो सर उसमें बहुत सी जगह मैंने देखा भरद्वाज ऋषि के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, जैसे विमान शास्त्र, मेरे ख्याल से उस पर भी शोध होना चाहिए। बेशक एक अलग प्रोजेक्ट बना के विश्वविद्यालय अगर प्रस्तुत करें। अभी हमारे यहाँ के कई विद्वानों ने, शायद हरियाणा के ही थे, उन्होंने ये सरकार के सामने रखी भी थी बात कि मैं विमान शास्त्र पे रिसर्च करना चाहता हूँ। तो सर इस तरह के, अगर अब हमारा वैदिक गणित है, बीज गणित है, तो वो आज के जो आधुनिक पाठ्यक्रम है उनकी भी मदद करेगा करने में। और बहुत सी संस्थाएं जी, इसको अगर हम आजीविका के साथ जोड़ते हैं, विमान शास्त्र है भारद्वाज मुनि जी का, और इसमें कहीं ना कहीं हम संस्कृत को विज्ञान में या ऐसे जिसमें रुचिकर भी हो जाए और हमें आजीविका के स्रोत भी उसमें नजर आए, तो मुझे लगता है कि हम संस्कृत के लिए कुछ ज्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा जिस तरह से समय बढ़ रहा है, गतिमान है, और हम जिस युग में जी रहे हैं, केवल प्राचीन ग्रंथों की बात करके हम अपने बच्चों को आज सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है इसमें हमें वैज्ञानिकता के साथ साथ हमें आजीविका को भी, क्षमा चाहूंगा अगर मेरे शब्द कहीं नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात का बिल्कुल समर्थन करते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं ओमपाल शर्मा जी। आपकी जो बातें हैं वो सुनने लायक हैं उन व्यक्तियों अब इसमें एक वर्णन आता है कि पानी, खारे पानी का जो मीठा पानी कहाँ मिलेगा, वो दीमक का, भाई जहाँ दीमक लगा होता है तो दीमक के 4 फुट दाएं बाएं, इस तरह का उसमें श्लोक में वर्णन आता है। इस तरह की बातें हम परोसें, हम वेदों की बातें करें तो उसको ज्यादा रुचिकर बना करके हम बच्चों को परोसें, तो उसको अध्ययन में रुचि भी होगी और बच्चे उसको, उस विषय को आगे 10वीं के बाद, 12वीं के बाद उसको ऐच्छिक रूप में ना स्वीकार करके उसको संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ। एक ये डॉक्टर साहब ये है कि जैसे 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक संस्कृत का जो विषय बनाया जाए, राजेश जी ने भी एक दिन इस टॉपिक को उठाया था, हिमांशु जी, की प्रैक्टिकल हो, बच्चों को स्वरोजगार मिले करने के बाद। जैसे औषधियों का निर्माण करना है एग्रीकल्चर के रूप में, कि जिसके पास क्षेत्र है कि वो औषधियों का उनका उत्पादन कर सके, उनसे दवाइयां बना सके। तो बच्चा 6ठी से लेकर के 12वीं तक जब वो 3 और 4, 7 साल का जब उसका कोर्स पीरियड होगा तो एक वैद्य के रूप में भी काम कर सकता है, स्वरोजगार मिल सकता है। और जैसे हमारी शास्त्री के अंदर 5 साल की होती है, उसमें भी विशारद से लेकर के शास्त्री फाइनल ईयर तक क्या करें कि एक प्रत्येक विद्यार्थी अपना एक ऐसा सब्जेक्ट चुने कि बाहर निकलने के बाद उसको वो अपना स्वरोजगार बना सके। जैसे कि किसी भी मतलब कि दवाइयों का निर्माण करना है या वैद्य के रूप में अपने गांव में कोई हल्का रोजगार के रूप में काम कर सके, दवाइयां है, बट्टियां हैं, उनका निर्माण कर सके। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जैसे एस्ट्रोलॉजी है, नक्शा नवीस का भी सिखाया जा सकता है। हरिओम जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। क्षमा चाहूंगा, मैं एक बात, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। मैं विद्यालय स्तर पर पढ़ाता हूँ, डीएवी विद्यालय कुरुक्षेत्र में मैं पठन पाठन का मेरा काम चल रहा है, और मैं पूरे अपने मनोयोग से इसमें अपना निखार बढ़ा ही रहा हूँ। जो 2005 में मैंने ज्वाइन किया था, उस समय मेरे पास 60 बच्चे +2 में थे, +1 +2 में मुझे 60 बच्चे मैंने पढ़ाए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, मेरे टीचिंग में निखार आया, और लेकिन संख्या बच्चों की कम हो गई।
अभी भी मैंने जी 15 बच्चों से कम तो मैं आज भी प्लस 1 प्लस 2 में नहीं पढ़ा रहा हूँ, 15 से कम संख्या मैंने जाने नहीं दी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कम क्यों हो रहा है, उसका रीजन मैं डॉक्टर बताता साहब। हूँ। जी जी, जी क्षमा, एक मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट में अपना वक्तव्य खत्म कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा कि इसके साथ ऐसे विषय लगा दिए गए जिनमें प्रैक्टिकल है। जी फिजिकल एजुकेशन 30 नंबर की प्रैक्टिकल, वो धीरे धीरे फिर बच्चे जहां कम पढ़ना पड़े, भाई जब बिना प्रयास के हमें नंबर मिल रहे हैं तो हम वो परिश्रम करने वाला विषय क्यों पढ़े। उसके बाद क्या, किस तरह के विषय, पेंटिंग आ गई, म्यूजिक आ गया, जिसमें 70 नंबर की प्रैक्टिकल है सर, 60 नंबर की प्रैक्टिकल होम साइंस, और उसके विकल्प में संस्कृत की व्यवस्था को खत्म करने के लिए देखिए कैसे धीरे धीरे कैसे षड्यंत्र हो रहा है। संस्कृत क्यों बच्चे आगे, अब अगर प्लस 2 कक्षा में संस्कृत बच्चों के पास नहीं है तो एमए वाले गुरुजी क्या पढ़ाएंगे, किन को पढ़ाएंगे आगे संस्कृत अगर बच्चों के पास नहीं होगी। ये बड़ा गंभीर विषय है। संस्कृत के अब अंदर यूजी से लेकर पीजी तक स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, बच्चे जी को जी स्वरोजगार कैसे मिले, जी इस बारे में हमें गहन चिंतन और मंथन करना होगा कि इसको प्रैक्टिकल रूप में लेकर के आए कि निकलने के बाद बच्चे को स्वरोजगार मिले। जैसे ऐसा संगीत का नहीं, पाठ लगा दे, जी जी बच्चा जी, 5 साल में ऐसा सीखेगा। ऐसा नहीं है कि हम मैंने अपने विषय को रुचिकर बना करके बच्चों के सामने नहीं रखा, जी लेकिन संख्या जी घटी। कारण क्या जी रहा, मेरे विषय को जिसमें 100 नंबर का पूरा संपूर्ण थ्योरी रख दी, उसके बराबर में रखा है 70 नंबर का टीचर ने प्रैक्टिकल में देने हैं। 70 में से अगर वो 65 ही देता है तो भी वो मेरे विषय की ओर नहीं जाएगा बच्चा। सोचिए। श्रीमान जी, रुचि कर तो है, लेकिन आदरणीय आजकल हरिओम बच्चे जी, शास्त्री नहीं करते हैं। श्रीओम जी श्रीओम पाल जी, जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर जी जी। और संस्कृत भारती और हरियाणा अध्यापक संघ, इन तीनों का जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो संस्कृत को कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक अनिवार्य करने की इच्छा जाहिर की है, और जी ये सब संस्कृत भारती और हरियाणा संस्कृत अकादमी और हरियाणा जो संस्कृत अध्यापक संघ है, इनके संयुक्त प्रयास देख कार्यक्रम चल संस्कृत रहा है। और इसकी जिम्मेदारी, पाठ्यक्रम तय करने की जो जिम्मेदारी है वो SCERT गुरुग्राम को दी गई है, और उसमें जो पाठ्यक्रम के सुझाव आए हैं उसमें 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं और लगभग ये कार्य अपने अंतिम चरण में है। उसमें क्या रहेगा, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक तो चित्रों के साथ जो वर्णमाला का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, वो जी दिया जी जाएगा। कक्षा 6 में कुछ जो अध्याय हैं वो प्राणायाम के रहेंगे, कुछ आसनों के रहेंगे, और कुछ औषधीय चित्रों वाले जो आयुर्वेदिक पौधे हैं उनके चित्रों की जानकारी, उनके गुण और दोषों के साथ रहेगी। कुछ आहार विज्ञान से संबंधित पाठ रहेंगे, ये 8वीं तक की व्यवस्था रहेगी। जी। कक्षा इस तरह 9 से से लेकर के प्रैक्टिकल और कक्षा प्रायोगिक 12 कार्य तक। हो जाए ना थ्योरी के साथ साथ, अगर एक जी, जगह 70 नंबर की उसमें प्रैक्टिकल लग रही है संस्कृत में जैसे आप बता रहे हैं, अगर यहाँ जी जी प्रायोगिक के रूप में 40 नंबर का जी हो जाए, श्री 40 ओमपाल जी, 60। हाँ मैं वही जी बात कर रहा हूं। उसमें 60+40 की व्यवस्था की है कि जो 40 नंबर है उसकी जो है प्रायोगिक कार्य होने चाहिए, और 60 नंबर की जो है वो थ्योरी होनी चाहिए। ये सब बिल्कुल प्रकार बिल्कुल का जो बिल्कुल। है वो SCERT को बना करके दिया है। जी जी जी, आदरणीय हरिओम ये जी। हमारी ये हमारी शास्त्री के अंदर भी इसी प्रकार से होना चाहिए। जैसे हम 5 वर्ष शास्त्री करते हैं तो बाहर जब सरकार वैकेंसीज नहीं निकालती, बच्चे बेरोजगार रहते हैं, तो अपना स्वरोजगार कर सकें। जैसे उन्होंने संगीत का वो ले लिया, तो संगीत में भी उनको क्या है, रोजगार मिलेगा। कोई भी वाद्य यंत्र उनको बजाना आता है, वो मतलब अपना विद्यालय भी खोल सकता है, उस बारे में ट्यूशन भी पढ़ा सकता है, या किसी के साथ मिल करके वो अपना मतलब 2 पैसे का रोजगार कर सकता है। नक्शा नवीस है, आज बहुत जरूरत है, उस प्रकार की बातें उसको सिखाई जाएं। उस वैद्य के रूप में औषधियों का निर्माण करना है, बीमारियों का निदान करना है, इस प्रकार की बातें हम 5 साल में सीख सकते हैं। जैसे MBBS डॉक्टर को जो सिखाया जी जाता है, तो बच्चों की संस्कृत के प्रति भी और शास्त्री के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। मेरा कहने का भाव बिल्कुल यही है कि बिल्कुल।
के अंदर स्वरोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चों के लिए विकल्प ऑप्शन क्या है इसके अंदर नहीं खुलेंगे और इसमें जी। अरुचि पैदा होगी। जी मेरा धन्यवाद यही हरिओम शर्मा जी। जी डॉक्टर हिमांशु जी, मैं चाहूंगा, जी सर। क्योंकि कार्यक्रम का जो समय है वो हो गया है और आदरणीय श्री ओमपाल शर्मा जी के एक श्लोक के साथ हम इसका अवसान करेंगे। आज हम देर से जुड़े, मैं एक दिन कार्यक्रम विशेष तौर पर आपका ही रखूंगा। आज का मेरा मुख्य उद्देश्य डॉक्टर श्री ओमपाल शर्मा जी से आपकी मुलाकात करवाना था, क्योंकि आप जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके रचनाकार हो और ये गायक हैं, तो हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे दोनों कड़ियों का संस्कृत मैं समाज क्षमा के लिए। चाहूंगा, मुझे और मैं बार बार मैंने रेडियो ग्रामोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इस प्रकार का कार्यक्रम का प्रसार करने के लिए, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। और आदरणीय हरिओम शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक हरियाणवी निरुक्त की जो है रचना करें। आप बड़े सक्षम हैं, आपकी मौलिक बुद्धि उन चीजों को पकड़ने में। आप भले ही आपने व्याकरण को सिद्धांत कौमुदी तक पढ़ा हो, आप लघु शब्देन्दु शेखर जैसी रचनाओं तक ना गए हो, लेकिन आप प्रायोगिक हैं जहां पर भी हैं, मैंने ये आपको देखा है। और श्री ओमपाल शर्मा जी, आपकी जो टैलेंट है जो आपका, मैं चाहूंगा कि अब आप परमात्मा की दया से जो आपके बच्चे हैं वो ट्यूशन व्यूशन के दौर से गुजर करके और कामयाबी की ओर कूद पड़ेंगे 1-2 वर्ष में ही, और जी उसके जी पश्चात आप ये संस्कृत को सारा समय दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। आदरणीय श्री जी ओमपाल शर्मा जी। जी। आज मैं श्रृंगार रस में एक श्लोक परोस रहा हूँ और उसके बाद 2 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा और उसके बाद आपको मैं माइक थमाऊंगा। न याचे गजालिम न च वाजिराजम न वित्ते सुचित्तम मदीयम कदाचित इयं न्यस्त कुंभास्तनोरुयुगलम कुरंगी मदंगी मदीयम करोतु। तो इसी पे श्रृंगार रस पे हम फिल्मी चलचित्र गीत के लय को आधार बना करके गीत परोस रहा हूँ। 2 ज्यादा समय जैसा है उसमें केवल एक अंतरा ही मैं गाऊंगा। जी 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 जी। अधराभ्याम स्पृश्यताम् अमरं कुरु मे गीतम् भवनूनं मे मित्रम् अमरत्वं कुरु प्रीतिम् अधराभ्यां स्पृश्यताम् अमरं कुरु मे गीतम् होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आयो सीमानस्या जन्म जन्मनश्च न बाधा आयो सीमानस्या जन्मनश्च न बाधा प्रीतिं च यदा कुर्यात् पश्येच्च मनः सदा। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन संचाल्य नवरीतिम संचाल्य नवरीतिम अमरत्वं कुरु रीतिम नई रीत चला कर तुम मेरा गीत अमर कर दो। अधराभ्याम स्पृश्यताम् कुरु अमरत्वं गीतम। धन्यवाद। वाह 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 सर, बहुत सुंदर, शोभनम शोभनम। ओमपाल शर्मा जी, बहुत खूब बहुत खूब। डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी, आदरणीय डॉक्टर श्री ओमपाल शर्मा जी और हरिओम शर्मा जी, आज के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार। और हम आगामी कार्यक्रमों भी आपकी प्रस्तुति लेते रहेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। जयतु भारत।
Thank you.